गुड आफ्टरनून बच्चों, जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल मार्केट्स केस स्टडीज। आई होप आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया है एंड आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी किए, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। तो सबसे पहले तो आप इसके लिखिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे आप लिखिए इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अनन्या वीडियो ऑन करो, श्रद्धा, मोहक, क्या, यश। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों आप लिखो कि कमर्शियल पेपर मतलब क्वेश्चंस ऑन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर आप लोगों ने अगर ये किया है तो आपको याद मतलब आपने देखा ही होगा कि कमर्शियल पेपर के ऊपर जो टॉपिक है कमर्शियल पेपर, उसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चंस ऑन कमर्शियल पेपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखिए क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। Questions on identification of methods of flotation. Next आप लिखिए questions on identification of functions of stock exchange. Functions of stock exchange. इसी में आगे लिख लीजिए स्लैश लगा के या कॉमा लगा के सेबी, functions of stock exchange, कॉमा सेबी एंड कॉमा फाइनेंशियल मार्केट्स। तो तीनों के ही फंक्शंस में क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्टली कमर्शियल पेपर में तो क्वेश्चन आता ही आता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अलग से क्वेश्चंस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इस चैप्टर। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। This market helps to save time, effort, and money of buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend. तो बताइए कौन सी मार्केट है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। फाइनेंशियल मार्केट। कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ना कोई किसी के मन में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट तो नहीं आ रहा था आंसर? द आंसर, करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट। ओके, नेक्स्ट। फूड्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड थिंग्स। सर हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन 1 में फंक्शन कौन सा होगा? नेम द मार्केट, आइडेंटिफाई द फंक्शन। अच्छा ये वो लास्ट वाला, reduce the cost of transaction. रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, आइए एंड सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड्स इंडिया लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द production of packaged juice since 2010. Over this period, a large number of competitors have entered the market and are putting tough challenge to Food India Limited. To face this challenge and to increase its market share, the company has decided to replace the old machine with an estimated cost of ₹100 crore. To raise the finance, the company decided to issue 9% debentures. The finance department of the company has estimated that the cost of issuing 9% debentures will be 2,10,000. ये 2,10,000 क्या है? ये कोई मेरे को बताइए, ये इंटरेस्ट है या फिर ये 2,10,000 आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है? बताइए। फ्लोटेशन कॉस्ट। बिल्कुल सही, तो ये लिख लीजिए वहां पे, ये फ्लोटेशन कॉस्ट है। हाँ, the company wants to meet its flotation cost. Explain the explain the instrument that the company may issue for this purpose. तो बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल। तो जैसे अब शुरुआत हो गई, कमर्शियल पेपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन ये आ गया आपका, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विल दिस इंस्ट्रूमेंट बी ट्रेडेड? बताइए, मनी मार्केट, ठीक है ना, मनी मार्केट। एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ सेफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर इन द मार्केट। These instruments are relatively much safer than the instruments traded in the capital market. तो आप लिखेंगे these instruments are relatively much safer than the instruments traded in the capital market. This is because the maturity period of these instruments is ranges between 15 to 1 year. लिख लीजिए आंसर, these instruments are relatively much safer than the instruments in the capital market. This is because their maturity is from 15 days to 1 year.
ओके मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूँ। भव्या, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन नहीं करोगे तो आप क्लास से बाहर जाओगे। भव्या, श्रेया, मग्गू, यश, सहज, रिया बंसल और यश गुप्ता, हाँ बस, और मोहक एंड एना, विश्वास, अक्षर। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन नहीं करोगे तो आप क्लास के बाहर जाएंगे। मैम इन देखो बच्चों को, इनका कोई मैसेज नहीं है, ये क्लास के बाहर जाएंगे सब बच्चे। हाँ जी सर। Okay, next question. Aditya Ghosla, the managing director of DLW Limited, and Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about avenues of investing the idle funds of the company. Aditya Ghosla was of the opinion that money should be invested in the capital market, whereas Rajesh Puri, being more conservative, felt that it would be better if the investment was made in the money market. Since the economy was buoyant, buoyant का मतलब क्या होता है? जो मतलब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत टॉप पे चल रही है. Since the economy was buoyant means it is able to rise to the top. लिख भी सकते हैं आप, अगर आपको नहीं पता इसका मतलब, to be able to rise to the top, to be able to rise to the top. और बच्चों, मैंने कुछ एक मैसेज भी किया था क्लास में। मेरे को कुछ बच्चों से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एक भी टेस्ट नहीं देंगे, जिसमें एक हमारी आद्या ने एक दे दिया है ना, श्रद्धा ने एक भी टेस्ट नहीं दिया फुल कोर्स का, एना ने एक भी टेस्ट नहीं दिया फुल कोर्स का, जबकि आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड। आप मतलब और मैंने तो 3 दिए है। आद्या ने नहीं, मैंने आद्या का बोल दिया था, श्रद्धा ने नहीं दिया और एना ने एक भी नहीं दिया। ये तो वो अच्छे बच्चे जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप लोग भी नहीं दे रहे तो अच्छी बात नहीं है। और सारे टेस्ट मैंने चेक कर दिए जो आप लोगों के थे। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा मैं इंस्टीट्यूट में आपके टेस्ट रख दूंगा, आप उससे कलेक्ट कर लेना। बट मुझे अच्छा नहीं लगा, एना आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया अभी तक। और तो मैं पीडीएफ भेज दूं? आप बिल्कुल भेज दो, किसने मना किया पीडीएफ भेजने को? पीडीएफ भेज दो, और अगर आपने कर रखी है तो आप उसको रख लो, फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप उसको इंस्टीट्यूट में भी सबमिट कर। बट आपको टाइम पे देने चाहिए। मैं इसलिए अभी 5th टेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि अभी 4 टेस्ट अभी बहुत बच्चों के नहीं आए। ओके, आगे चलते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर कन्विंस्ड राजेश दैट दे शुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट टू गेट गुड रिटर्न्स, एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द आइडल फंड्स इन द कैपिटल मार्केट। तो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स शुड द कंपनी बाय? तो अगर बताओ मेरे को, कैपिटल मार्केट में है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेंगे, बताओ जरा। सर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो आपका आंसर होगा शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ओके, why is capital market expected to give better return? इसका आंसर मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोगों को आता होगा लेकिन इसका आंसर मैं डिक्टेट करूंगा। क्यों रिटर्न्स अच्छी होती है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होते हैं तो रिटर्न्स आने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। मैम ये इतने सारे बच्चे वेटिंग रूम में क्या कर रहे हैं? देखो जल्दी से, मेहुल, सान्या, श्रेया, अच्छा आपने निकाला इनको, चलो इनको एंट्री दो एक बार फिर से। अगर ये नहीं फिर से वीडियो ऑन करते तो बाहर निकालो। एंड दूसरा है व्हाई एंड हाउ सेफ आर द सिक्योरिटीज? तो सेफ कम होती है क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। तो ये दोनों आंसर्स मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखिए। पहले बी का आंसर लिखिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट जनरली इज हायर, this as the securities are held for a longer duration, as the securities are held for a longer duration. मैम अक्षत को एंट्री दे देना। okay. The capital market is expected to give better return in a buoyant economy. The capital market is expected to give a better return in the buoyant economy because the prices are generally rising, assuring a high return. Okay, अब आइए सी पार्ट पे चलते हैं इसके। The instruments in the capital market carry high risk. The instruments in the capital market carry high risk as stock market is highly volatile. As stock market is highly volatile. The instruments in the money market carry low risk as they carry
the instruments in the money market carry low risk as they carry negligible or very less risk, negligible or very less risk of default, negligible or very less risk of default due to the credit worthiness of issuers, due to the credit worthiness of issuers. सर एक बार रिपीट कर दो. The instruments in capital market carry a high risk as the stock market is highly volatile. Volatile मतलब fluctuating. Full stop. The instruments in the money market carry low risk as they carry negligible or very less risk, as they carry negligible or very less risk of default due to the credit worthiness of the issuer. लिख लिया सबने? चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइनेंशियल मार्केट, अच्छा देखो, जस्ट टू सेव द टाइम हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको फिर से करेंगे, मतलब उसको रीड करेंगे. लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैंने आपको हमेशा बताया, आपको पहले केस को रीड करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर केस को रीड करना है. लेकिन हम यहाँ पे टाइम सेव करें, इसलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. अच्छा मोहक, आपने जो मेरे को अपना पेपर दिया था एक स्कूल का, मोहक, वो मैंने ना उसमें चेक आपके साथ डिस्कस तो कर ही लिया था, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी भी मैं भी लिख दिया मैंने सब कुछ. तो जब एक बार ये लॉकडाउन खुलेगा ना तो आप कलेक्ट कर लेना. ओके, क्वेश्चन है, हमें दो फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट के बताने हैं, और फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है. माय पेज प्योरली रिविजन अगर आपको याद हो तो 4 फंक्शंस होते हैं. तो आइए देखते हैं. फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट. तो कोई फंक्शन बन सकता है इससे, बताइए, इससे कोई फंक्शन बन सकता है? अनन्या, लग रही है कोई इस लाइन से कोई फंक्शन लग रहा है? liquidity to financial assets. नहीं, लिक्विडिटी नहीं. क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में हम क्या बोल सकते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग फंड्स इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. और दूसरा हमारा आगे चलते हैं, इट हेल्प्स लिंक, ये हो गया. इट आल्सो फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. तो ये क्या हो सकता है? रिड्यूसेस प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी. लिक्विडिटी भी हो सकता है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इजी परचेज एंड सेल, है ना. तो एक तरीके से क्या हो गया? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब सेलर को बायर को और बायर को सेलर को ढूंढने में कम टाइम लगेगा. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. देखो बच्चों, अब आगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दे रखा है सब कुछ. तो वो सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन 2 अदर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दैट अदर देन दोस स्टेटेड अबव. तो पहले तो देखते हैं ऊपर कौन सा दे रखा है. The stock exchange not only facilitates buying and selling of securities, but also educates public. तो basically दो डिस्कस जो हो रखे हैं वो कौन से है? एक है प्रोवाइडिंग, एक तो है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर, ठीक है ना, एक तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर है, और दूसरा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी. तो ये दोनों हो रखे हैं. तो इसके अलावा आप कोई भी लिख सकते थे, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर आप लिख सकते थे कोई भी जो और है हमारे वो इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कोई जो भी थे 6 है टोटल, उसके साथ कोई भी लिख सकते थे दो, अदर देन द दोस डिस्कस. और डिस्कस कौन से, वो लिख लीजिए आप, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर एंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू एक्जिस्टिंग एसेट्स. समझ में आया बात बच्चों? समझ में आई बात? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का? ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रोक लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे को इजी लग रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे, तो मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करा. बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे रोक लीजिए. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो, आप प्लीज इसको रीड करिए, लंबा क्वेश्चन है, मैं अभी इतना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, आप रीड करिए जल्दी से. चले आगे. ओके, तो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी सेटअप किया गवर्नमेंट ने? यार वो तो बिना पढ़े भी आप आंसर बता सकते थे, सेबी, यही है बॉडी का नाम, और कोई है ही नहीं. आगे चलते हैं. व्हाट आर द आल्सो स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. तो बच्चों आपको पता ही है कि सेबी के 4 ऑब्जेक्टिव हमारी बुक में दे रखे हैं, जिसका स्लैंग है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इज प्रोमिनेंट. अगर आपको याद हो तो उसमें से कोई भी आपको 3 लिखने थे. नथिंग रिलेटेड विद द केस. ये केस सिर्फ आपको एक कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, कोई आपको ऊपर से कोट नहीं करना था. समझ में आ गई बात? तो आपको कोई भी जनरली कोई भी 3 आपको लिखने थे, नथिंग टू बी कोटेड.
China Limited Beauty Products Limited is an e-commerce company diversifying into men's grooming. It is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry, etc. ठीक है, बेकार की लाइनें मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सीधा आ रहा हूँ यहाँ पे. Each store requires a capital expenditure of 80 lakhs. The company has decided to raise funds by इस लाइन को अंडरलाइन करिए, issuing equity shares but not directly to the public, rather by offering them for sale through brokers. Identify the method of flotation followed by the company. Also name and explain the other method of flotation that can be followed. तो पहले तो मुझे ड्रोन आप बताओ कि कौन सा फॉलो हुआ है. Offer for sale. अरे चलो, मैंने ड्रोन से पूछा था, वैसे कोई नहीं. चलो, इसका आंसर हाँ, ऑफर फॉर सेल इज करेक्ट. तो सबको समझ में आ गया ऑफर फॉर सेल कैसे है. और इसके अलावा फिर आपको कोई भी वो एज पर द मार्क्स, जितने भी मार्क्स है 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट. तो अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन था तो 3 और लिखने थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था तो 4 और लिखने थे, एज पर द केस, एज पर द मार्क्स. ओके, आगे चलते हैं. राधिका गॉट 10 लाख रुपीस आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी व्हिच शी हैड गॉट एज गिफ्ट फ्रॉम. ये बेकार की बातें सारी. Radhika was unaware of the same. Her friend introduced her to a stockbroker who was registered with NSE. Radhika approached the broker. The broker guided her to open a demat account as well as a bank account. Radhika opened a demat account and bank account. तो मुझे बताइए, पहला पूछ रहे क्वेश्चन कि कौन से स्टेप्स हो चुके हैं. तो ट्रेडिंग प्रोसीजर के 10 स्टेप्स होते हैं. तो आपको क्या लग रहा है कौन से स्टेप्स हो गए हैं डिस्कस? Selection of broker and open a demat account. हाँ, तो ओपनिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हो चुका है एंड ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट हो चुका है. और उसके बाद अब आपको कोई भी नहीं, आपको नेक्स्ट 4 स्टेप्स लिखने थे. प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, मैचिंग ऑफ ऑर्डर, इशू ऑफ ट्रेड कंफर्मेशन एंड इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. बच्चों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसका 4th स्टेप होता है मैचिंग ऑफ ऑर्डर. कहीं किसी बुक में एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन कट कर दीजिए क्योंकि उसको चेंज हो चुका है. वो मैचिंग ऑफ ऑर्डर ही इसका करेक्ट आंसर है, मैचिंग ऑफ ऑर्डर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फंक्शंस ऑफ स्टॉक, ये फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है क्वेश्चन. तो हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और लाइंस कोट करते हैं. फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है. आपको याद होगा कितने फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के? 6 फंक्शंस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के. तो आइए जल्दी से देखते हैं. स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. कौन बताएगा, किसको आता है ये क्वेश्चन? जिसने कर रखा है, किसी को आता है ये क्वेश्चन? मैंने किया हुआ है. उत्कर्ष, चलो आप ट्राई करो, आप बताओ. उत्कर्ष आप बताओ. हाँ सर. सर फर्स्ट है और बताओ कौन सा फंक्शन. हाँ सर ये continuous market where the securities are bought and sold. ये इससे क्या हुआ? इससे provides liquidity to the market. बिल्कुल सही बोला आपने. It is a continuous market where the securities are bought and sold. It gives the investors a chance to disinvest and reinvest. ये कौन सा हो गया हमारा पूरी लाइन? Provides liquidity to the and marketability to the securities. आगे चलिए. Yes sir. फिर सर through this process of disinvestment and reinvestment, so इस लाइन से हो गया contributes to the economic growth. बिल्कुल सही आपने पूरी बोला. लाइन. हाँ बिल्कुल सही बोला. Through the process of disinvestment and reinvestment से लेके investment avenues तक, इससे हमारे बनता है. एक मिनट मैं डिस्कस करता हूँ, अगर किसी के मन में डाउट होगा तो बाद में लेते हैं. Contributes to economic growth. Next. So to ensure that the investing public gets a legal framework, the safety of transaction. बिल्कुल. तो इस लाइन से हो गया सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस. और बताइए एक और फंक्शन है सर. एक है it also ensures wider share of. जो लास्ट लाइन है, इससे कौन सा फंक्शन है? Spreading of equity culture. इक्विटी कल्चर. बिल्कुल ठीक है. तो 4 फंक्शंस आपको टेबल बना के आनी थी. किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए. बिल्कुल सही बताया उत्कर्ष ने. अगर आपने के मन में कोई डाउट है, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ. क्लियर है? चले आगे. ओके, आगे चलते हैं. इन्वेस्टर वांट. हाँ जी बेटा. सर इसमें अगर हम पहली लाइन देखें, हाँ, तो स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. हाँ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. हाँ बिल्कुल. तो सर अगर हम इसे कोट करके सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस लिखें तो सही होगा? नहीं हो पाएगा. क्योंकि इसमें ना सीधा ये वो जो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस वाला पॉइंट अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये मेंबरशिप वाली लाइन लिखी हुई है दैट द मेंबरशिप इज वेल रेगुलेटेड एंड डीलिंग्स आर वेल डिफाइंड. बट ये रेगुलेटर वाली लाइन नहीं लिखी हुई. तो रेगुलेटर वाली जो लाइन है, दो इट इज इंडिकेटिंग कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बट वो लाइन सेम टू सेम नहीं लिखी. तो जो लाइन अगर हमारे पास डायरेक्ट लाइन है एक पॉइंट से रिलेटेड, तो फिर हम इतना ज्यादा क्यों घुसे अंदर. तो अगर वो नहीं होता, अगर कोई ऊपर से नहीं मिल रही होती हमें लाइन, तब जाके हम इतना एनालिसिस करते ना. जब साफ सुथरी है सामने तो हम इतना डिटेल में नहीं जाए. ओके सर. ओके, एक बात बताओ. एन इन्वेस्टर वांटेड टू इन्वेस्ट 20,000 इन ट्रेजरी बिल्स. तो और लेकिन उसको पता चला कि वो नहीं कर सकता. तो ऐसा क्यों है भाई?
क्यों नहीं कर सकता? मिनिमम 25,000। क्योंकि मिनिमम Minimum 25,000 है वो 25,000 की इन्वेस्टमेंट होती है। ओके 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेबी रिसेंटली कॉल्ड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सेबी रिसेंटली कॉल्ड, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब नहीं बोलेंगे। Information and issued a show cause notice to NSE and its 14 officials seeking explanation on the preferential allotment made by them. State the function. तो नंदिनी आप ट्राई करो कौन सा फंक्शन है। मेरे को आप पहले उस फंक्शन का नाम बताओ, मतलब ग्रुप बताओ, क्लास, और फिर उस फंक्शन का बताओ नाम। नहीं ट्राई करो, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। नहीं आता तो कोई नहीं, बोल दो नहीं आता। सर मैंने एक्चुअली करा नहीं है अभी। कोई नहीं। किसको आता है, किसको आता है, हैंड रेज करिए। शिवांगी आता है? सर हाँ। रेगुलेटरी फंक्शन होगा मेरे हिसाब से। अच्छा गुलांग एक मिनट रुक जाओ, रेगुलेटरी बोल रही हो शिवांगी आप, ठीक है। रेगुलेटरी का कौन सा फंक्शन? सर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग। गुलांग आपका आंसर क्या है? The same. बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, रेगुलेटरी फंक्शन का कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। क्योंकि इसमें क्या हुआ आप देखिए थोड़ा सा, दे कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन, साफ साफ ही लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं थी। तो रेगुलेटरी फंक्शन पहले आपको क्लास लिखनी है और फिर उसके अंदर लिखना है कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड वो ऑडिट्स एंड कंडक्टिंग ऑडिट्स। ठीक है चलिए। Mecca Limited, a reputed automobile, needs rupees 10 crores at additional capital to expand business. Atul Jalan, the CEO of the company, wanted to raise funds through equity. On the other hand, finance manager Nimmi Sehdev told that the public issue may be expensive. Therefore, it was decided to allot the securities to, underline करिए, institutional investors. तो मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बताइए क्या होना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट। किसी सात्विक आप बताइए, प्राइवेट प्लेसमेंट या कुछ और आपके मन में? नहीं प्राइवेट प्लेसमेंट है। कुछ बच्चे ना गलती कर देते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लिख देते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वर्ड है तो दैट इज प्राइवेट प्लेस, वो ऑफर फॉर सेल नहीं होता। ओके 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। These days, the development of a country is also judged by its system of transferring funds. Therefore, transferring finance from the sector where it is in surplus to, ठीक है बेकार की लाइन है, सीधा नेक्स्ट पेज पे आइए। हाँ, these markets together help the savers and investors in directing the available funds into their most productive use. So name the function being performed by the market. तो बताइए कौन सा फंक्शन है जो मार्केट ने परफॉर्म किया? एलोकेटिव नहीं, एलोकेटिव फंक्शन नहीं है, फाइनेंस वो बताना है Sir, आपको। mobilization of Channelizing savings. बताना है। Mobilization of Exactly, savings. mobilization of हाँ, funds okay, sir. and channelizing of savings. एलोकेटिव फंक्शन वैसे निश्चित ने बोला, तो देखा जाए तो आंसर उसका भी गलत नहीं है, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही एनालिसिस कर लिया। हमें फंक्शन बताना था, हमें बहुत वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ओके नेक्स्ट है, नेम द मार्केट सेगमेंट अदर देन द कैपिटल मार्केट इन व्हिच सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। बताइए। मनी मार्केट। मनी मार्केट बिल्कुल सही, और उनके बीच में आपको कोई भी तीन डिफरेंस लिखना है मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट के बीच में। तो आगे चलते हैं। ओके 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें सेबी के फंक्शंस बताने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। सेबी के फंक्शंस मैं रीड करता हूं क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स। The issue was oversubscribed by 20 times. The company issued shares to all the applicants on pro rata basis. Later, SEBI inspected and find out some misleading statements. SEBI imposed a penalty of 5 crore and banned its 3 executive directors for dealing in securities. Identify the function of SEBI. बताइए कौन सा फंक्शन लग रहा है, और उसका फंक्शन की क्लास बताइए और मुझे उसका नाम बताइए। प्रोटेक्टिव फंक्शन। Protective function. एक मिनट, सात्विक बोलेंगे सबसे पहले। सात्विक कौन सा लग रहा है? प्रोटेक्टिव का कौन सा लग रहा है? Provision of नंदिनी आपका क्या आंसर है? प्रोटेक्टिव का कौन सा फंक्शन? Sir same. सेम। तो बिल्कुल सही बोला आपने। ये प्रोटेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें एक लाइन है ये वाली, they imposed a penalty and banned the 3 directors। तो बेसिकली हुआ क्या, एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस छापा और उस प्रोस्पेक्टस को जो प्रिंट किया उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग दे दी, और जिस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों ने 20 टाइम सब्सक्राइब कर दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ, अनफेयर प्रैक्टिस है मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना। तो इसका आंसर प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है बहुत, जल्दी से रीड करिए आप लोग, जल्दी से रीड करिए। 14 क्वेश्चन, आंसर नहीं देंगे जब तक मैं नहीं पूछूंगा, रीड करिए बस।
ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको एक वो शेयर्स मिले थे कुछ, वो अब शी विश टू सेल द शेयर्स, तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बताइए जो उसको देनी पड़ेगी अपने ब्रोकर को, बताइए क्या होती है? पैन नंबर। पैन PAN नंबर, number. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला निश्चित आपने, और नंदिनी आपने भी। पैन नंबर इज द करेक्ट आंसर, और मैंने आपको जो भी कराया था उसमें लिखवाया भी था, दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू बी प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द ब्रोकर। ओके, अब आगे चलते हैं। ये जो 15 क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें बेसिकली बताने हैं, चलो रीड करते हैं इसको। क्विप लिमिटेड इज अ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करो, और आप ये मान लो कि यहाँ पे आपको एक हिंट मिल चुका है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका कमर्शियल पेपर की तरफ आपको ड्रॉ करेगा, क्योंकि ये लाइन कमर्शियल पेपर में ही यूज होती है। तो हिंट है ये आपके लिए, इट इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। बेकार की लाइन में मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा आ जाता हूँ फोर्थ लाइन में के एंड में, फिफ्थ लाइन पे आ जाता हूँ। टू ऐड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल who were earlier selling on credit or are now asking the company for advance payment or cash payment. The company is facing a liquidity crisis. एक बार फिर अंडरलाइन करिए, एक और हिंट आपको मिल गया कि कंपनी में वर्किंग कैपिटल की कमी आ गई है। The CEO of the company feels that taking a bank loan is the only option. उसको लग रहा है लोन ही ले लो बैंक से। As a finance manager of the company, name and explain the alternative to bank borrowing that can resolve this crisis. तो आंसर क्या है आपका, बताइए यूनानिमसली क्या आंसर होना चाहिए? Commercial paper. कमर्शियल। तो दो हिंट आपको मिल गए, एक आपको हिंट मिल गया लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज, एक आपको हिंट मिल गया लिक्विडिटी क्राइसिस। ओके, तो मैंने आपको बताया ये कि एक मिनट निश्चित, मैंने आपको बोला ये कि कमर्शियल पेपर के बहुत से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ जी निश्चित बोलो। सर मैं यहाँ पे थोड़ा इक्विटी में कंफ्यूज हो गया सर, बिकॉज इन्होंने जब कहा कि बैंक बोरिंग हमें ऑल्टरनेटिव बनाना है, तो मुझे लगा डेट का होगा आप बता ऑल्टरनेटिव, निश्चित, पैसा चाहिए किसके लिए? लिक्विडिटी क्राइसिस को सॉल्व नहीं करने रॉ के लिए। मटेरियल के लिए चाहिए ना, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। हाँ जी सर। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इक्विटी इशू करेगा सर मुझे रॉ भी वही लग रहा था मटेरियल। कि थोड़ा वियर्ड लग रहा है इक्विटी, मुझे थोड़ा दिमाग में आया नहीं था। हाँ, रॉ मटेरियल क्या है? वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप कभी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ी ना लोगे। बैंक लोन तो आपका हो सकता है, 1 साल का बैंक लोन भी होता है। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये इधर से हिंट, आपका सोचना गलत नहीं था, बट आप ये देखो ना पर्पस क्या है। अगर कोई मशीन होती तो इक्विटी विल बी द आंसर। ठीक, ओके, ठीक है सर। हाँ 16 पे चलते हैं। तो इसका जस्ट टू सेव टाइम हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। हमें सर एक बार 15 का आंसर रिपीट कर दीजिए। कमर्शियल पेपर, अच्छा सिर्फ कमर्शियल है। हाँ कमर्शियल। By quoting the lines from the above paragraph, identify and state two functions that were performed by SEBI. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पहला जो, चलो मैं पूरा रीड करता हूँ। मिस्टर संजय नेहरा was the chairman of Taran Bank. The bank was earning good profit. Shareholders were happy. ठीक है। Mr. Sanjay Nehra knew that the share price of Taran Bank would rise on this announcement. Being a part of the bank, he was not allowed to buy the shares of the bank. He called one of his rich friends, Sudhir, and asked him to invest 5 crore in this bank. As expected, the share prices went up by 40% and he earned 7 crores. उसने 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 1 करोड़ संजय नेहरा को दे दिया और 1 करोड़ खुद रख लिया। अब इस लाइन को अंडरलाइन करिए बच्चों, हाईलाइट करिए। On regular inspection and by conducting inquiries of the brokers, the Security and Exchange Board of India was able to detect this irregularity. The SEBI imposed heavy penalty on Mr. Sanjay Nehra. तो अब देखो हमें दो फंक्शंस बताने हैं, कौन बताएगा इसका आंसर? किसको पता है इसका आंसर? Protective function. कौन सा? सात्विक। अच्छा एक मिनट, चलिए बताइए सात्विक, आप बताओ एक बार। सर एक तो है कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग या इम्पोजिंग कौन सी पेनल्टीज, लाइन से? अच्छा, इम्पोज्ड हेवी पेनल्टी, बिल्कुल सही है। और एक है रेगुलेशन, मुझे इसमें रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर है मुझे कुछ हाँ, याद है। रेगुलेटरी फंक्शन। नंदिनी आपका क्या आंसर था? यही था? Yes, sir. ओके, सर रेगुलेटरी फंक्शन में रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर होगा। नहीं, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर नहीं है, इसमें होएगा वो कंडक्टिंग ऑडिट्स वाला, कि उन्होंने ऑडिट किया ना। रेगुलर इंस्पेक्शन लिखा हुआ है, तो रेगुलर इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जनरल ऑडिट किया था, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, वो इंक्वायरी करे तो उनको पता चला कि यहाँ लेकिन टर्न बैंक ने वीना बैंक का टेक ओवर करा, हो सकता है ना उसकी वजह से टेक ओवर करा। लेकिन इस लाइन में देखो ना, और रेगुलर इंस्पेक्शन एंड कंडक्टिंग इंक्वायरीज, मतलब एक जनरली वो रेगुलेट, मतलब जो इनका एक रेगुलेटरी फंक्शन है कि उनको टाइम टू टाइम इंक्वायरीज कंडक्ट करनी है। उन्होंने इंक्वायरीज कंडक्ट की और उससे उनको पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शन वर्ड से हमें पता चला।
तो इसका आंसर है आपका रेगुलेटरी फंक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, और प्रोटेक्टिव फंक्शन जो सात्विक ने बोला था इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, बिल्कुल सही। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? इसका वो ये जो सात्विक कह रहे थे वो समझ में आ गया? सात्विक कह रहे थे सर इसका ये क्यों नहीं होना चाहिए टेक ओवर ऑफ कंपनी, तो उसका वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि रेगुलर इंस्पेक्शन वाली जो लाइन है उससे हमें पता चलता है कि वो जनरल ऑडिट किया। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन मैं ये आंसर मेरे को है ना आप दोगे। 17 क्वेश्चन आप रीड करिए और आप ट्राई करिए इसका आंसर, और कोई नहीं देखा है ना, आप दोगे। Identify and state the process. नहीं आता तो बोल दो, कोई नहीं। ट्रेडिंग प्रोसीजर। बिल्कुल, मेरे को पता था यही आंसर रहेगा, इसलिए मैंने पूछा। ये बहुत बच्चे यही आंसर देते हैं, लेकिन क्या ये आंसर सही है? नो सर। नहीं। एक मिनट तो बताया, निश्चित आप बताओ फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर डीमटेरियलाइजेशन। एग्जैक्टली। उन्होंने क्या पूछा कि अब जो शेयर्स है वो यही गलती मतलब बहुत बच्चे करते हैं, अब जो शेयर्स है वो फिजिकल फॉर्म में ट्रेड नहीं होते तो उसको अब क्या कराना पड़ेगा। तो उस आपसे ये नहीं पूछा कि पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर बताइए, आपसे पूछा है कि उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज डीमटेरियलाइजेशन एंड दैट इज आल्सो अ प्रोसेस। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए सब बच्चे। और 2 reasons why dealing in shares has been stopped, तो simple, because of danger of loss or theft, एक लिख सकते हैं आप because of danger of loss or theft, और दूसरा आप लिख सकते हैं because of risk of forgery, because of risk of forgery as the buyer may be delivered fake certificates, मतलब buyer को नकली डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स दे दिया। चलिए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ओके, 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन श्रद्धा आप रीड करो और आप ही इसका आंसर दोगे। ए पार्ट का जल्दी से रीड करो, बी पार्ट का आंसर मैं लिखवाऊंगा, ए पार्ट का आंसर आप दोगे। जल्दी से रीड करो श्रद्धा, नहीं आता तो पास कर देना। सर ए पार्ट के आंसर में मेरे को कंफ्यूजन है, इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है नेम एंड एक्सप्लेन द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, बिल्कुल। लाइक कैपिटल मार्केट ही नहीं होना चाहिए था इसका नहीं, आंसर। अच्छा अभी बताता हूँ। देखो, पहले तो सेगमेंट का जो क्वेश्चन इनका रेज हुआ है, तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ये 2 सेगमेंट्स है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट के 2 सेगमेंट है, मनी एंड कैपिटल, और कैपिटल की 2 सेगमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो चलो अब मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कौन से सेगमेंट की बात हो रही है? आंसर हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी में से एक है। तो आइए रीड करते हैं। मैं बेकार की लाइनें नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा आ रहा हूँ यहाँ पे। इन ऑर्डर टू रेज capital to finance its expansion plan, Raju Dairy Limited has decided to approach capital market through a mix of offer for sale and offer and a public issue. ये तो साफ-साफ एग्जांपल दे आंसर दे दिया आपको। प्राइमरी मार्केट, ये दोनों कहाँ पे होती है? ऑफर फॉर सेल कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना? मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। Okay, identify the 2 methods of flotation used by the company for offer for sale and offer through prospectus. ठीक है, क्लियर है? एक सेकंड यार, एक सेकंड, इसका आंसर तो इजी है। मैंने एक सेकंड, हाँ इसमें ना एक और है, हाँ गिव वन डिफरेंस लिखना है। तो हमने डिफरेंस ऑफर फॉर सेल एंड ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में नहीं कर रखा। हालांकि हमें पता है क्या होता है कि ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टस में हम जनरल पब्लिक से रेस करते हैं और ऑफर फॉर सेल में हम ब्रोकर्स के थ्रू रेस करते हैं। लेकिन मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूँ, आप जल्दी से लिखिए। In case of issue through prospectus, the company approaches the general public directly. By issuing a prospectus, whereas in case of offer for sale, the company approaches members of general public indirectly.
through intermediaries like issuing houses or stockbrokers. Through intermediaries like issuing houses or stockbrokers. ठीक है श्रद्धा, क्लियर हो गया डाउट? ओके चलिए 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले तो जो क्वेश्चन का पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट, तो ये तो जनरल है, इसका आंसर तो आपको आता ही है। मैं डिक्टेट कर देता हूँ, वैसे आपको आता है, अपने नोट्स में है। डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताइए, जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए पहले, फिर हम सेकंड और थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सब बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करिए। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सब नहीं बोलेंगे। अनन्या सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। हु इज एक्टिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर हर्ष? Broking house. Exactly, the broking house is acting as a depository participant. किसी के मन में डाउट तो नहीं है? Okay, name the document which is legally enforceable and helps to settle claims. बताइए कौन सा होता है डॉक्यूमेंट? कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज करेक्ट आंसर। सर मैंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे मैंने लिख दिया स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर नहीं, क्योंकि वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना लिखा हुआ है, अगर आप लाइन पढ़ो पहली लाइन, you open the डीमैट अकाउंट विद द ब्रोकिंग हाउस। ब्रोकिंग हाउस लिखिए ना, तो ब्रोकिंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर एक होते ही एक ही चीज है, बट अलग अलग नाम होते हैं इनके, तो हम उसको एक मतलब नहीं लिख सकते इसको। सर ब्रोकिंग हाउस स्टॉक ब्रोकर लिख सकते हैं? नहीं, आप ब्रोकिंग हाउस लिखो ना, स्टॉक ब्रोकर लिखना ही क्यों है, ब्रोकिंग हाउस लिखो। ओके सर। जैसे देखो बच्चे, बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी होता है, कंपनी भी होता है, वैसे ही आप जब ब्रोकर बनते हो तो आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हो, ब्रोकिंग हाउस भी बन सकते हो, तो कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, तो हम उसको एक नहीं बोल सकते। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक गुड टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स ऑफ सिक्योरिटी। मैं बेकार की लाइन नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा आ रहा हूँ फोर्थ लाइन में। द कंपनी हैज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड, एट प्रेजेंट द कंपनी ऑपरेट्स ओनली थ्रू इट्स वेबसाइट, द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू एक मिनट धनुष बोलो क्या हुआ सर उसका सी पार्ट बताना एक बार। सी का पार्ट का आंसर है बेटा कॉन्ट्रैक्ट नोट। The company now intends to launch a range of computer accessories and plans to market it by opening its own retail outlets. हो गया दिनेश, और भी कोई डाउट है? ठीक है। हाँ, so the board of directors of the company have decided to only raise capital for the first time, underline करिए इस लाइन को, first time through an issue of shares, but at the same time they do not wish to get into the hassles of launching a public issue. वो करना तो पहली बार चाहते हैं शेयर्स इशू, लेकिन वो ये सब नहीं चाहते, ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं चाहते। नेम एंड एक्सप्लेन द वे थ्रू व्हिच द कंपनी कैन रेज फाइनेंस बाय अलॉटिंग सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते ही, हाँ एक मिनट क्वेश्चन पढ़ते मन में डाउट आएगा कि हम ऑफर फॉर सेल भी लिख सकते हैं, अगर आप आधा क्वेश्चन पढ़ोगे। नेम एंड एक्सप्लेन द वे थ्रू व्हिच द कंपनी कैन रेज फाइनेंस, तो इसका आंसर है ऑफर फॉर थ्रू सेल भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली लिख लिया by allotting securities to selective individuals and institutions only, तो इसका आंसर बिल्कुल वही है जो गुरांग ने दिया, प्राइवेट लिस्ट। समझ में आई बात? अगर किसी बच्चे ने ऑफर फॉर सेल लिख दिया है तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाए। कैन द कंपनी ऑल्सो रेज कैपिटल थ्रू अ राइट इशू, व्हाई और व्हाई नॉट, गिव रीजन। तो पहले तो आप आंसर दे दो उसका। नो सर, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम इशू करे, तो ये आप लोगों को आंसर पता है, लेकिन मैं डिक्टेट कर देता हूँ एक अच्छा आंसर, फ्रेम्ड आंसर आप लिख लीजिए उसको। बिल्कुल वैसा आपने बिल्कुल सही बोला, तो इसका आंसर लिखिए सेकंड पार्ट का। नो द कंपनी कैन नॉट रेज कैपिटल थ्रू अ राइट इशू। नो द कंपनी कैन नॉट रेज कैपिटल थ्रू अ राइट इशू as it is issuing securities for the first time, as it is issuing securities for the first time, full stop. A right issue is a preemptive, preemptive का मतलब होता है प्राइमरी, is a preemptive भी लिख सकते हो या प्राइमरी भी लिख सकते हो। A right issue is a preemptive, preemptive की स्पेलिंग होती है PRE-EMPTIVE, preemptive is a preemptive right given only to the existing shareholders
given only to the existing shareholders to subscribe to the securities of the company, as per its terms and conditions. तो इस केस में वो पॉसिबल ही नहीं. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आफ्टर डूइंग कोर्स इन ऑनलाइन ट्रेडिंग, अर्श स्टार्टेड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर स्टॉक ट्रेडिंग अंडर द नेम इन्वेस्टमेंट गुरु. He met his school friend Ajay after a long time in a bank where Ajay had come to open a demat account. Arsh urged Ajay to invest in the forthcoming IPO of a blue chip company, whereas Ajay was inclined to, अच्छा इस लाइन को अंडरलाइन करिए, invest in the forthcoming IPO वाली, whereas Ajay was inclined to buy existing shares, securities of other companies. Identify the two different types of market discussed above. तो मेरे को बताइए कौन सी लाइन से कौन सी मार्केट आपको लग रही है? IPO से प्राइमरी मार्केट और हाँ, inclined to buy existing securities से secondary. गुरांग और आद्या दोनों का ठीक है बिल्कुल आंसर. जहां आईपीओ की बात हो रही है वो हो गई प्राइमरी मार्केट, और जहां वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बात हो रही है वो हो रही है सेकेंडरी मार्केट. और उसके बाद आपको कोई भी चार डिफरेंस दे देता है प्राइमरी एक सेकेंडरी की. किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं. Ketan won a cash prize of 20,000 in the national level robotics competition. On the advice of his father to visit, he visits a nearby bank to open a fixed deposit account in his name with the prize money. His sister Suhasini accompanied him to the bank. On reaching the bank, he notices big banners which are placed within the premises containing information about the various arrangements through which, underline career, corporates may raise capital through the bank. Being a finance graduate, Suhasini explains to Ketan that bank play the role of a financial intermediary, underline the term financial intermediary, by helping in the process of channelizing the savings of households into their most productive business ventures. In context of the above case, name another financial intermediary which helps in the process of channelizing the savings. बताइए कौन सी intermediary है? Other financial market. Financial market. तो दो intermediaries होती है, financial market and bank. बैंक की बात यहाँ पे हो रही है, तो सेकंड कौन सी होगी? फाइनेंशियल मार्केट्स. बिल्कुल सही बोला आपने. एंड सेकंड also outlining two functions of another financial intermediary as identified. तो आपको फाइनेंशियल मार्केट के कोई भी दो फंक्शन लिखने दे, जैसे कि मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स एंड प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. ठीक है, तो बच्चे ना ये गलत कर देते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. इसको याद समझिए आप. दो ही फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होती है, एक होती है बैंक्स, एक होती है फाइनेंशियल मार्केट. बैंक्स की बात हो चुकी, तो फाइनेंशियल मार्केट इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए. Raghunath Ahuja is one of the promoter director of Vishwas Limited. The company is engaged in real estate sector which has recently witnessed a steady fall. बेकार की बातें छोड़ते हैं, सीधा आते हैं. The periodical financial results of the company were to be declared in a fortnight time. ये आपको पढ़ना है, ये तो मैंने पढ़ रखा है इसलिए मुझे पता है कि बेकार की बातें हैं. Raghunath Ahuja, being an insider, underline करिए यहाँ से, being an insider had access to unpublished price sensitive information. Consequently, he sells a major portion of his holdings in an anticipation of the fall in the market price. ठीक है. On अब आइए next paragraph में. On conducting a probe, underline करिए. On conducting a probe, SEBI finds Raghunath Ahuja are guilty of insider trading. As per the law, company directors, officials, etc. are considered insiders and are required to report their transactions within 2 business days. In the above case, state the purpose of setting SEBI. तो कौन बता सकता है पर्पस क्या था इसका? याद है किसी को? पर्पस क्या था सेबी का? बस मेरे को हिंट दे दो कि क्या लिखोगे आप इसमें. याद है? ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे ना? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, यही तो गलती हो गई. सर, टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट. नो गलत. और कोई ट्राई कर सकता है पर्पस? एक मिनट पहले ड्रोन आप बोलो. वो वाले टू द इश्यूअर शिवांगी आप बोलो. सर यही वाले टू द इश्यूअर टू द इंटरमीडिएट. जो 3 ग्रुप्स होते हैं, इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएट्स वाला जो पैराग्राफ था हमारा कि पर्पस ऑफ सेटिंग सेबी, वो तीनों के लिए कुछ कुछ लाए थे. याद करो, मैंने समझाया भी था क्लास में. तो वो चीज आपको लिख देनी है तीनों के बारे में. ठीक है. और अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन बताएगा मेरे को फंक्शन इसका? कौन सा फंक्शन है? बोलो शिवांगी, कौन सा फंक्शन है? सर प्रोटेक्टिव. ओके. और कोई? सर रेगुलेटरी होगा. सबको बताइए, किस सबको प्रोटेक्टिव लग रहा है?
कितने बच्चों को प्रोटेक्टिव लग रहा है? हाथ कर जरा एक बार रेस करिए। नंदिनी को लग रहा है, श्रद्धा को लग रहा है। अच्छा, और बच्चों को सबको क्या लग रहा है? सात्विक को लग रहा है, ओके, आद्या, ओके ओके, सर मुझे रेगुलेटरी लग रहा है। नित्य कुमार ने तो ताली बजा दी। अच्छा, और ठीक है, और अब मेरे को बताइए रेगुलेटरी कितने को लग रहा है? ये हटाइए, रेगुलेटरी बताइए। रेगुलेटरी कितने को? निश्चित, आदित्य, ऐना को रेगुलेटरी लग रहा है। अच्छा, और नंदिनी को दोनों ही लग रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर वैसे इसका आंसर है रेगुलेटरी, एंड उसका रीजन है, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को होती है, ऑन कंडक्टिंग अ प्रोब। अगर इसमें लिखा होता कि दे हैव इम्पोज्ड पेनल्टी, पेनल्टी वर्ड आ जाता, या दे हैव इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन दिस पर्सन, तो वो क्या होता, ये प्रोटेक्टिव बन जाता। अभी क्या हुआ कि वो जनरल प्रोब मतलब चेक करे थे, और उनको पता चला कि रघुनाथ आहूजा ने एक शेयर्स बेचे, जो वो इनसाइडर है उसने बेचे। देखिए, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल ऑडिट से पता चला। अगर इसमें वो पेनल्टी लगा देते तो ये प्रोटेक्टिव बन जाता, उसके ऊपर इम्पोजिंग पेनल्टी लगा वर्ड है हमारी प्रोटेक्टिव। तो ये क्या है, हमने चेक किया, हम जनरल चेक कर रहे थे, और हमें पता चला कि एक पर्सन, एक कंपनी का इंसाइडर, उसने शेयर्स खरीदे हैं जो वो नहीं खरीद सकता। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन है, और इसका रेगुलेटरी फंक्शन है वो कंडक्टिंग ऑडिट्स। समझ में आई बात? क्लियर है? समझ आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए। चलिए 24। तो बच्चों इसका ना पहला जो पार्ट है, और इनफैक्ट सेकंड पार्ट भी जो है, उसका कोई लेना देना केस से नहीं है, तो इसलिए मैं सीधा आंसर ही बता रहा हूँ। व्हाट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग? तो इसका आंसर लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑनलाइन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ऑनलाइन। And what is the meaning of dematerialization? State any two advantages of dematerialization. तो पहला लिखिए, refers to the process of holding securities in electronic form. Refers to the process of holding securities in electronic form. और इसके दो एडवांटेजेस लिखिए। No danger of loss, theft or forgery. No danger of loss, theft or forgery. And second, quick settlement of trades. Quick settlement of trades. चलिए जल्दी से आइए, 3 ही क्वेश्चन बचे अब हमारे। अच्छा क्वेश्चन है 25, आपको आता भी होगा। चलो इसका आंसर मेरे को देंगे, मेरे को कौन देगा? अनन्या आप दोगी इसका आंसर। जल्दी से रीड करो और पहले पार्ट का आंसर दो। इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, क्लास के बाद एक दो बातें सुननी है, अनाउंसमेंट करनी है, जब भागना मत क्लास के 1 मिनट में, कि जल्दी से हो गया खत्म, चलो हम जाते हैं। बताओ अनन्या। और ये सब बच्चे अपने वीडियो ऑफ करे जा रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? श्रद्धा, यश, वानी, माधव, सब बच्चे वीडियोस ऑन करो ना, मैं निकालूंगा क्लास से। हाँ जी अनन्या बोलिए। Bridge financing. Exactly, bridge financing is the correct answer. किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? Okay. Discuss briefly the short-term instruments popularly used by companies to raise funds. Who can issue them? तो पहले तो बताइए कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट है जो पॉपुलरली यूज करती है कंपनीज? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर। एंड हु कैन इशू देम? लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। लिख लीजिए, हु कैन इशू देम? लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। Discuss between two types of financial market that the company wants to intend to approach. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसका आपका आंसर है मनी एंड कैपिटल मार्केट। और वैसे भी हम इससे भी पता लगा सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स यही होती है, मनी मार्केट एंड कैपिटल। तो इसके कोई भी आपको डिफरेंस लिखने दे, एज पर द मार्क्स, जितने मार्क्स उतने डिफरेंस। ओके, ड्यूरिंग नवरात्ras वरुण फाइनलाइज अ डील विद द हाउस ऑफ द हाउस, सो ही विजिट्स अ नियरबाई ब्रांच तो 10 लाख रुपए निकालने थे। You observe that a large number of customers are present in the bank for withdrawals, probably because it is a auspicious day. इस लाइन को अंडरलाइन करिए। He overhears of the bank staff members telling his colleagues that today Shubh Bank is likely to fall short of cash. इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करिए। And make up for the deficit and maintain its cash reserve ratio, it will have to approach another bank. So identify the instrument that Shubh Bank will use
to meet its short term requirements. बताइए. Call money. Call money. Call Exactly. money. और कोई 3 फीचर्स, देखो बच्चों हमने फीचर्स तो पढ़े नहीं है इन इंस्ट्रूमेंट्स के, लेकिन बहुत इजी है, जो पॉइंट्स है वही फीचर्स है. तो पहला फीचर आपका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन सीआरआर. दूसरा हो जाएगा ड्यूरेशन 1 to 15 डेज, एंड तीसरा हो जाएगा इंटरेस्ट पेड इज कॉल रेट. तो आपको घबराना नहीं है कि सर फीचर्स कहां से आ गए, उन्हीं चीजों को पॉइंट्स फॉर्म में लिख. ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आइए. आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन कोर्स NSE Academy certified course, Bhavya along with her 5 other school friends started an investment portal. ठीक है, Go Lucky. As per the law, in order to open a bank account with the deposit, they first have to get their business registered with SEBI. Through Go Lucky portal, an investor can either trade in existing securities of the companies or invest in the EIPO. What is the name given to the intermediaries like Go Lucky? बताइए क्या नाम दिया गया है इनको? Depository participant. Depository participant. Exactly, depository participant बिल्कुल सही है. Name the 2 depositories operating in India. तो NSD और and CDSL. CDSL. आपको पूरा नाम लिख के आना है. National Securities Depositories Limited, Central Depository Services Limited. Mention any one function being performed by Go Lucky. तो इसका आंसर लिख लीजिए. Depository participant like Go Lucky. Depository participants like Go Lucky are authorized to maintain the depository participants like Go Lucky are authorized to maintain the demat account of the investors. Are authorized to maintain the demat account of the investors. बेटा लास्ट लाइन जो क्वेश्चन की थी एक बार फिर से रीड करते हैं. Through Go Lucky, an investor can either trade in the existing securities of the company or invest in the EIPOs. अब फोर्थ पार्ट पे आइए क्वेश्चन के. What are the 2 segments of the capital market in which an investor can deal through Go Lucky? बताइए. Primary market, secondary market. Primary and Exactly. secondary. देखो दो हिंट है. पहली बात तो उन्होंने 2 सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट मांगे, वही हिंट हो गया. और दूसरा जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी, either trade in existing securities, ये सेकेंडरी मार्केट हो गया, और इन्वेस्ट इन EIPOs, ये हमारी प्राइमरी मार्केट. ठीक है. आइए लास्ट क्वेश्चन पे. They have opened a demat account with a reputed stock broker. As per the advice of his broker, who actively trades in securities, he placed an order to buy 100 shares of Mega Limited at the current price of 430. Later on, he was issued 2 documents. First one on placing the order, second one after the execution of order. Also, the broker forwarded a legally enforceable document to Dave within 24 hours. Thereafter, he was asked to make a payment of 43,000 plus commission. He was told that the broker will first make the payment to the exchange, and then thereafter the exchange will make the payment to the other broker, who will further forward it to the investor. Identify and explain the various documents. तो कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा? कौन Sir, सा order confirmation slip, trade confirmation slip, and contract. So, तो मैम ये भी बताना पड़ेगा आपको. जैसे हाँ, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप है तो उसके आगे आप लिखोगे इट इज इशूड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर. ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इज इशूड व्हेन द ट्रेड इज कंफर्म्ड, एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड विद इन 24 आवर्स. और उसके बाद सेकंड पार्ट है नेम द 2 पेजेस इन्वॉल्वड इन द सेटलमेंट प्रोसेस. देखो हमने 3 पेजेस पढ़ी थी, टी डे, T+1 डे, T+2 डे. हमने 3 पेजेस पढ़ी थी. अब क्वेश्चन 2 पेजेस मांग रहा है, तो कौन सी है वो देखते हैं. Name the 2 pages involved in the settlement process of screen-based trading described above, wherein one of them is to be carried out before the T+2, that is मतलब वो T+1 की बात करे, and the other is T+2, and also quote the lines. तो basically हमें paying day and payout day बताना है. तो कौन बताएगा lines quote करके? श्रद्धा आप ही बताओ. paying day, payout day बता पाओगे आप? yes, sir. So T+1 day है. He was told that the broker will first make the payment to the exchange. बिल्कुल सही है. और उसके बाद And जो लाइन है एक्सचेंज वाली, जो लाइन है कि एक्सचेंज विल मेक द पेमेंट एंड आगे फर्दर ब्रोकर विल मेक द पेमेंट, ये हमारा हो जाएगा पे आउट. T+2 डे, दैट इज पे आउट डे. तो आपको पे इन एंड पे आउट भी मेंशन करना है. ओके बच्चों, इसके साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स का भी ये जो है हमारा असाइनमेंट खत्म होता है. ये इसके साथ हमारे सेकंड बुक पूरी खत्म हो गई है. अब हमारे फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर्स बचे हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. अब हम उल्टा चलते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपकी क्लास फ्राइडे लूंगा, या अगर फ्राइडे नहीं हो पाई किसी वजह से तो मैं मंडे लूंगा. तो मैं आपको बता दूंगा मोस्ट प्रोबेबली आप फ्राइडे के हिसाब से प्रिपेयर करिए डायरेक्टिंग चैप्टर. मैंने डायरेक्टिंग की केस स्टडीज ग्रुप में भेज दी थी, मैंने स्टाफिंग की भी भेज दी थी, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग की अभी मैंने नहीं भेजी है.
तो डायरेक्टिंग आप प्रिपेयर करिए, आपके पास एक या दो दिन पहले मैसेज आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे सेम टाइम पे क्लास होगी या फिर मंडे, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात बच्चों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को अभी 5th टेस्ट लेना था, पर इनफैक्ट मैं अब 2 टेस्ट लूंगा, 5th एंड 6th मैं अभी लूंगा, बट मैं इस वीक नहीं लूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि और बच्चे मुझे अपने 1 to 4 टेस्ट जो भी है वो दे दे, फिर मैं नेक्स्ट वीक आपका 5th टेस्ट रखूंगा। सेकेंड बात। तीसरी बात, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है हमारी चल रही थी, एक प्रिंसिपल चैप्टर की चल रही थी और एक हमारी ऑर्गेनाइजिंग की चल रही थी। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बचा था। तो वो क्लासेस अभी तो देखो बच्चों जो भी है 10th मई तक तो है ही नहीं। अगर उसके बाद ओपन होता है लॉकडाउन तो मैं आपकी फेस टू फेस क्लासेस ही लूंगा और छोटे छोटे कम बच्चों को बुला के फेस टू फेस क्लासेस लूंगा। और अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है या जो भी होता है तो हम उसकी फिर ऑनलाइन क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। तो अभी एक 10 दिन और रुक जाइए, मतलब एक हफ्ता और रुक जाइए, जैसा भी आगे हमें पता चलेगा वैसा हम करें, ठीक है बच्चों। ऑल ओके। तो अब हमारा केस स्टडीज के ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाले हैं सारे, अब 3 चैप्टर बचे सिर्फ। एमसीक्यूज हमारे सारे चैप्टर्स के हो चुके हैं और पेपर की जो डिस्कशन है वो हम केस स्टडीज के बात करेंगे। जो भी पेपर्स की डिस्कशन है वो हम केस स्टडीज के बात करेंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग विद फोल्डेड हैंड्स कि आप लोग जिन बच्चों ने जो भी पेपर नहीं दिया 1 to 4 वो आप मेरे को सॉफ्ट कॉपी मेरे को भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। और बच्चों एक और बात, आप लोगों को शायद आपने मेरा देख ही लिया होगा, मेरी जो मतलब नानी जी है, वैसे जो नानी इन लॉ मतलब मेरी वाइफ की नानी जी, उनकी आज सुबह ही कोरोना की वजह से ही डेथ हो गई है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डेड हैंड्स टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर नियर एंड डियर वंस। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे आप कम छोटे एज के हो चाहे आप बड़ी एज के हो, कोई भी नहीं बख्शा। तो प्लीज अपना और अपने घर वालों को ध्यान रखिए और बस सेफ रहिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। किसी को कुछ भी पूछना है वो रुक जाइए। हाँ एक मिनट श्रद्धा, किसी को कुछ भी पूछना है तो वो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ जी श्रद्धा। Sir, question.